नमस्कार दोस्तों, आज की मुख्य बड़ी खबर में आपको बता दें, चीन से फंडिंग के मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के हमले के बाद भाजपा बिल्कुल शांत हो गई है। जी हां, क्या कुछ कहा चिदम्बरम ने आपको आगे बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ चीन के बाद अब कोरोना पर राहुल गांधी ने केंद्र को घेर लिया है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, बीजेपी सांसद सहित 50 लोगों पर डकैती का मुकदमा हो गया है। जी हां, क्या है मामला आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, हेमंत सोरेन ने झारखंड में 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इसके साथ क्या क्या छूट और शर्तें रहेंगी वो सब आपको बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट से मतदान कर पाएंगे। जी हां, आपको बता दें, बिहार में पोस्टल बैलेट से अब होगा मतदान। वहीं मोदी सरकार पर हमला करने के लिए राहुल गांधी ने टेलीग्राम चैनल बनाया है। दोस्तों, क्या है इस खबर में एक एक कर आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले क्या आपको भी लगता है कि चीन से फंडिंग के आरोपों को लेकर बीजेपी ने आधा अधूरा सच बोला है? अपनी कमेंट देकर अपना राय व्यक्त करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से डोनेशन मिलने के आरोपों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा राहुल गांधी और गांधी परिवार पर निशाना साधने के बाद अब केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने बीजेपी पर जवाबी हमला किया है। चिदम्बरम ने बीजेपी अध्यक्ष पर आधा सच बोलने का आरोप लगाया। चिदम्बरम ने शनिवार को अपने ट्वीट में लिखा कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा अर्ध सत्य बोलने में माहिर है। मेरे सहयोगी रणदीप सुरजेवाला ने कल उनकी आधी सच्चाई उजागर की। उन्होंने आगे कहा कि आरजीएफ को 15 साल पहले मिले अनुदान को मोदी सरकार की निगरानी में 2020 में चीन का भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ से क्या करना है। आगे उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि आरजीएफ 20 लाख रुपए लौटा देती है, तो क्या पीएम मोदी देश को भरोसा दिला पाएंगे कि चीन अपना अतिक्रमण खाली करेगा और यथास्थिति बहाल करेगा? मिस्टर नड्डा वास्तविकता के साथ आने के लिए उस अतीत में नहीं रहते जो अपने आधे अधूरे सच से विकृत है। कृपया भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ पर हमारे सवालों के जवाब दीजिए। तो इस तरीके से पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भाजपा को सवालों के घेरे में ले लिया है। वही अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, बीजेपी सांसद सहित 50 पर दर्ज हुआ है डकैती का मुकदमा। जी हां, आपको बता दें, गोरखपुर के पेनेसिया हॉस्पिटल पर कब्जे को लेकर बांसगांव से बीजेपी सांसद कमलेश पासवान समेत पुलिस ने 50 अज्ञात के खिलाफ डकैती का मुकदमा दर्ज किया है। यह मुकदमा हॉस्पिटल के संस्थापक विजय पांडे की तहरीर पर हुआ है। जानकारी के मुताबिक सोमवार को हॉस्पिटल के कब्जे को लेकर संचालक मंडल विजय पांडे और डॉक्टर प्रमोद सिंह से विवाद हो गया था। दोनों पक्षों में बढ़ते विवाद के बाद मौके पर बांसगांव सांसद कमलेश पासवान भी आ गए। मामला इतना बढ़ गया कि गाली गलौज शुरू हो गई और पुलिस को कार्रवाई करते हुए हॉस्पिटल को सील करना पड़ा। हॉस्पिटल के संस्थापक संजय विजय पांडे का कहना है कि सांसद अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर हॉस्पिटल पर कब्जा करना चाहते हैं और हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रमोद सिंह इसमें उनका भरपूर सहयोग दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल पर राजनीतिक प्रभाव नहीं देंगे। मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पांडे और श्रीवास्तव का आरोप है कि डॉक्टर प्रमोद सिंह सांसद और उनकी पत्नी सहित परिवार के अन्य सदस्यों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल कर हॉस्पिटल पर कब्जा करना चाहते हैं, जबकि इस हॉस्पिटल को विजय पांडे और रवि श्रीवास्तव ने मिलकर शुरू किया था। वहीं सांसद ने अपना बचाव करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब हॉस्पिटल घाटे में चल रहा था, उस समय हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रमोद सिंह मेरे पास आया और बताया कि संचालक मंडल की लापरवाही की वजह से अस्पताल पर मार्केट का कर्ज हो गया है, जिससे हॉस्पिटल को चलाने में परेशानी हो रही है। पासवान का कहना है कि उन्होंने डॉक्टर के आपसी सहमति से हर बिंदु पर विचार किया गया और कानून के तहत वह इस हॉस्पिटल के निदेशक मंडल में शामिल हुए। वहीं दूसरी बड़ी खबर में आपको बता दें, चीन के बाद अब कोरोना पर राहुल गांधी ने केंद्र को घेर लिया है। जी हां, आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर हमला किया है। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों और भारतीय सुरक्षा बलों के बीच हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए 20 सैनिकों की शहादत पर नरेंद्र मोदी सरकार लगातार हमला करने के बाद अब राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को कोरोना वायरस के बढ़ते मामले पर घेरने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने को लेकर शनिवार को आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी ने इस महामारी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और इससे लड़ नहीं रहे हैं।
उन्होंने ट्वीट किया कि कोविड-19 देश के लिए दूसरे हिस्सों में भी तेजी से फैल रहा है। भारत सरकार के पास इसे पराजित करने की कोई योजना नहीं है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री चुप हैं, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है और इस महामारी के खिलाफ लड़ने से इनकार कर रहे हैं। आपको बता दें कि देश में कोविड-19 के एक दिन में सर्वाधिक 18,000 मामले आए हैं और साथ ही संक्रमण से कुल मामले 5 लाख के पार पहुंच गए हैं। 384 लोगों के मौत के साथ मृतकों की संख्या 15,000 के पार हो गई है। वहीं दूसरी बड़ी खबर में आपको बता दें, हेमंत सोरेन ने झारखंड में 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। जी आपको बता दें, कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर हेमंत सरकार ने 30 जून 2020 तक घोषित लॉकडाउन को शुक्रवार को एक आदेश जारी करके 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। सोरेन ने कहा कि अब तक लॉकडाउन में जो भी छूट और घोषणाएं समय पर की गई हैं, वह लागू रहेंगी। इस दौरान न तो राज्य में बसें चलेंगी और न ही सैलून खुलेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर जमावड़े पर भी पूरी तरीके से रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब तक जिन गतिविधियों को शुरू करने की सरकार ने अनुमति नहीं दी थी, उन पर आगे भी रोक जारी रहेगी। इसका मतलब यह हुआ कि धार्मिक स्थलों पर आम लोगों को पहले की तरह अब भी पूजा नहीं कर पाएंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल मंडल, सांस्कृतिक, धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ मेला के आयोजन पर भी रोक रहेगी। इतना ही नहीं, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग स्थान भी बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, ऑडिटोरियम, प्रार्थना घर और अन्य ऐसे स्थलों पर जहां पे भीड़ होती है, वो सब बंद की जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय बस सेवाओं पर रोक लगी रहेंगी। राज्य के अंदर भी बस सेवाएं शुरू नहीं हो पाएंगी। शॉपिंग मॉल भी बंद रहेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट से मतदान कर पाएंगे कोरोना संक्रमित वोटर। जी हां, आपको बता दें, इस साल के आखिर में बिहार विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव में कोरोना मरीजों को डाक के जरिए मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। केंद्रीय विधि मंत्रालय के विधायी विभाग ने कोविड-19 मरीजों को डाक से मतदान करने की अनुमति देने के लिए निर्वाचन नियमावली में बदलाव किया है। यह जानकारी मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने दिया है। अधिकारी ने बताया कि यह सटीक मामला है और हम नियम बदलने पर सहमत हैं। हाल में हमने 80 वर्षों से अधिक उम्र के मतदाताओं और दिव्यांगों को डाक के जरिए मतदान करने की अनुमति दी थी। उसी सूची में हमने कोविड-19 मरीजों और उन्हें जिन्हें संक्रमण के लक्षण हैं, उनको भी इस लिस्ट में शामिल कर लिया है। उन्होंने बताया कि अब दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोग फॉर्म डी भरकर स्थानीय पीठासीन अधिकारी से डाक से मतदान करने की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि भारत में कोरोना वायरस की महामारी शुरू होने के बाद बिहार पहला राज्य होगा जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग ने नियम में बदलाव करने के लिए सरकार से संपर्क किया था, क्योंकि महामारी इस साल के अंत तक रह सकती है। कानून मंत्रालय का विधायी विभाग निर्वाचन आयोग के लिए नोडल निकाय है। अधिकारी ने बताया कि कानून मंत्री की मंजूरी के बाद नियम में बदलाव किए गए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यशवंत सिन्हा ने किया तीसरे मोर्चे का ऐलान। जी आपको बता दें, भाजपा के पूर्व नेता और केंद्रीय मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने आज बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में तीसरे मोर्चे का ऐलान किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया कि प्रदेश की बदहाल स्थिति को देखते हुए वे तीसरे मोर्चे का गठन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यह मोर्चा प्रदेश में एनडीए और महागठबंधन का विकल्प बनेगा। हालांकि उन्होंने अभी इस बात का खुलासा नहीं किया कि इस मोर्चे में कौन शामिल होगा और क्या वे खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे या नहीं। यशवंत सिन्हा ने कहा कि हम बिहार का गौरव फिर से स्थापित करने के लिए आ रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने घोषणा की कि तीसरा मोर्चा आगामी विधानसभा चुनाव में भाग लेगा। उन्होंने बताया कि कई दिनों से अपने कुछ साथी नेताओं और बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर उन्होंने यह किया है कि हम बिहार के विकास और गौरव के लिए आगे आएंगे। उन्होंने कहा कि हम आने वाले चुनाव में मिलकर लड़ेंगे। प्रदेश की हालात को बदलने व बेहतर बनाने में सरकार की भूमिका होती है। वर्तमान बदहाली के लिए सरकार जिम्मेदार है और हम मिलकर इसे हटाएंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर में आपको बता दें, मोदी सरकार पर हमला करने के लिए राहुल गांधी ने टेलीग्राम चैनल बना लिया है। जी आपको बता दें, चीन और भारत के बीच पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की मोदी सरकार पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। वे ट्वीट करके पीएम मोदी को इस तनाव के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने एक टेलीग्राम चैनल शुरू किया है, जिसके माध्यम से वह जल्द ही लोगों से सीधे जुड़ना आरंभ कर
कर देंगे। टेलीग्राम चैनल संदेश भेजने वाला एक एप्लीकेशन है जहां पे सिर्फ एडमिन ही संदेश भेज और देख सकता है। यह चैनल सार्वजनिक संदेश को बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। सूत्रों ने बताया कि श्री राहुल गांधी संसद सदस्य का आधिकारिक चैनल जल्द ही स्थापित हो जाएगा। उनके टेलीग्राम चैनल में अभी करीब 3500 सदस्य जुड़े हुए हैं और बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जनता तक पहुंचने के लिए प्रत्यक्ष रूप से संदेश पहुंचाने का तरीका अपना रहे हैं, जबकि वह सोशल मीडिया, ट्विटर और फेसबुक का उपयोग सरकार और उनकी नीतियों की आलोचना करने के लिए करते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष पद पर हो सकती है राहुल गांधी की वापसी। जी आपको बता दें, राहुल गांधी की कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर वापसी होने की संभावना लगभग तय माना जा रहा है। माना जा रहा है कि वो अपनी मां सोनिया गांधी को 135 साल पुरानी पार्टी की जिम्मेदारियों से मुक्त कर सकते हैं। हालांकि उनके सामने जो पहली समस्या है वो है मानव संसाधन। पिछले साल मई में लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। CWC में उठी राहुल गांधी को दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग कांग्रेस की कमान बतौर अध्यक्ष संभालने के लिए राहुल गांधी से लगातार पार्टी के लोग अपील कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने गुरुवार को कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को अब पार्टी की कमान संभाल लेनी चाहिए। सचिन पायलट ने साफ शब्दों में कहा कि राहुल गांधी हम सब की मांग है कि वह पुनः जिम्मेदारी संभालें। पायलट ने आगे कहा कि इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की है। दूसरे नेताओं ने भी इसका समर्थन किया है। बैठक में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष PV श्रीनिवास ने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाकर राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहिए। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, कोरोना संकट के बीच ममता बनर्जी का आया है बड़ा फैसला। जी हां, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने राज्य में लॉकडाउन की अवधि आगामी 21 जुलाई तक बढ़ा दी है। इस दौरान पहले की तरह जारी कुछ निश्चित छूट बरकरार रहेगी। इसमें सबसे पहले शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने भी राज्य में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों को 21 जुलाई तक बंद रखने की घोषणा कर चुके हैं। राज्य में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के आंकड़े की रोकथाम को लेकर ममता सरकार ने पूरे राज्य में लॉकडाउन की अवधि 21 जुलाई तक बढ़ा दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस दौरान पहले से मिल रही विभिन्न क्षेत्रों में कुछ निश्चित छूट दी जाएगी। आपको बता दें, राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखें तो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। 23 जून तक राज्य में 370 नए मामले आए थे और इस तरह से राज्य में कुल कोरोना मरीज संक्रमितों की संख्या 14,728 तक पहुंच गई है। वहीं 11 लोगों की मौत के साथ राज्य में मृतकों की संख्या 580 हो गई है। दूसरी ओर राज्य में कोरोना संक्रमण को मात देने वाली सुधार मरीजों में भी इजाफा हुआ है। अब तक कुल 531 लोगों ने कोरोना को मात दी है। इस तरह से राज्य में संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 9,218 पहुंच गई है। वहीं अगली बड़ी खबर में संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों ने चीन के शिजियांग, तिब्बत और हांगकांग में मानवाधिकार हनन पर जताई चिंता। जी हां, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने चीन में मानवाधिकारों के दमन पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा है कि शिजियांग के मुस्लिम बहुल इलाके में उइगर मुसलमानों के साथ बेहद बर्बर व्यवहार हो रहा है। चीन ने तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र की आजादी छीन ली है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायोग कार्यालय ने शुक्रवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा कि चीन की सरकार से नागरिकों की मौलिक आजादी का दमन रोकने के लिए कई बार बात की जा चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के शिजियांग प्रांत और तिब्बत के लोगों के दमन को लेकर ऐतराज जताया। वहां वकीलों को बंदी बनाए जाने और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के गायब होने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।